हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यथार्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप और हम मिलकर के तैयारी कर रहे हैं आरएएस की। इस प्रोसेस के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर होगा इस सीरीज में, वो होगा साइंस के अंदर आपका केमिस्ट्री के मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। यथार्थ आईएएस के अंदर आपको सारी की सारी जो प्रिपरेशन है आरएएस एग्जाम से रिलेटेड वो इंग्लिश मीडियम के अंदर करवाई जाएगी। एक्सक्लूसिव नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अलोंग विद दी क्लासेस डिक्टेट भी होगा, और साथ के साथ जो आपका प्रिंटिंग मटेरियल होगा वो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल करवाया जाएगा। अलोंग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एज वेल एज जो मेंस है वो बहुत अच्छे से आपको करवाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन in which we are going to study about metals and non-metals. This chapter is very important regarding prelims as well as mains in RAS examination. Recently जो RAS 2021 हुआ है उसके मेंस में भी इस वाले चैप्टर से 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इस टाइप से कुछ अलग अलग जो पोर्शन बना करके, क्योंकि आप सभी को जैसे पता होना चाहिए कि अभी जो है मेंस का पैटर्न इस हिसाब से हो गया है कि जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के क्वेश्चन के अंदर यदि 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो उसको दो इस टाइप से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से भी फर्दर जो है 1-2 टाइप से पूछे जाते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है वो इस वाले क्राइटेरिया पे एकदम पूरा खरा उतरता है। इसी वजह से यहाँ से हमेशा पहले भी पूछे गए हैं और बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के अंदर भी इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे, कंप्लीटली एकदम डिटेल में जा करके सारा सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले तो हमने क्या हेडिंग क्या है हमारे चैप्टर का? हेडिंग है हमारे चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, हमारी अर्थ पे जितने सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th क्लास, जो है हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाती है, तो जितने भी हमारे सब्सटेंसेस डिस्कवर किए गए हैं उनमें से एक ब्रॉड कैटेगरी बोल रही हूँ मैं, बाकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं। एक ब्रॉड कैटेगरी है आपकी मेटल और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हमें बेसिकली पता ये होना चाहिए कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं किसी सब्सटेंस की जो कि डिसाइड करती हैं कि ये वाला सब्सटेंस मेटल की कैटेगरी में आएगा और ये वाला जो सब्सटेंस है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। सो इसमें दो टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसका मतलब होता है कि आउटलुक कैसा है, दैट मीन्स वो दिखने में कैसा है। इसके अलावा टेम्परेचर से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड, कि आसानी से टूटने वाला सब्सटेंस होते हैं या फिर जो है उनको और ज्यादा फोर्स करना पड़ता है तोड़ने के लिए। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपकी किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ऑन द अदर हैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है कि रिएक्शन विद सर्टेन कंपाउंड्स, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद वाटर, लाइक दैट, कि किसी किसी सब्सटेंस के साथ में उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, इसके आउटपुट क्या होंगे। तो पर्टिकुलर जो कुछ कैटेगरी के सब्सटेंसेस होते हैं वो एक सिमिलर आउटपुट देते हैं, तो उनको हम किस में रख देंगे? मेटल में रख देंगे। लाइकवाइज मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके, जितनी भी मेटल यानी कि धातु, मेटल आपकी जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है प्लस वाटर यदि इसमें देते हैं तो एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने एक कहा
कि मेटल को जब भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या हो गई, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की हमें डिसाइड करनी होती है। तो कैसे हम डिसाइड करते हो, उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पे, उन्हीं प्रॉपर्टीज केमिकल सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम एक ब्रॉड बॉक्स बना लेते हैं कि ये सब्सटेंसेस जो हैं ये इन सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो हम इन सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को तो मेटल कहेंगे, और ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो हैं ये इस टाइप की सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो हम इन्हें नॉन मेटल कहेंगे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनका कैटेगराइजेशन करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, मेटल के अंदर सबसे पहले मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिमाग में बिठा लेना है, यहीं पे याद कर लेना है कि मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आप खुद देखिए अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, आप गोल्ड से बनी, सिल्वर से बनी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। गोल्ड और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा हाई होता है। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर मेटल, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, यानी कि ये एक हायर टेम्परेचर पर जाकर के ही मेल्ट होती हैं, और ऐसा नहीं होता तो हम इनको वियर नहीं कर पाते, डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाते। आपके घर में कितने सारे यूटेंसिल्स होंगे, आपकी मम्मी खाना बनाती है गैस चूल्हे पे, उसमें क्या होता है, स्टील का बर्तन होता है, सिल्वर का बर्तन होता है। इस टाइप से जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वो किसके बने हुए हैं, आप अपने आसपास के देखेंगे घर के अंदर ही तो वो मेटल के बने हुए हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली जो है फायर के सामने रख देते हैं, यानी कि गैस चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होते। तो यही एक प्रॉपर्टी, यही खासियत जो है मेटल को ज्यादा यूजेबल बनाती है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जा करके, ऑलमोस्ट जो आपके एक हम रेंज लेकर के चलें तो कुछ मेटल ही जो है 300 पे जाते हैं, अदरवाइज जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर या इससे ज्यादा के जो टेम्परेचर होते हैं इन पर जाकर के ही मेल्ट होते हैं। सेकंड है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। मेटल्स होते हैं वो, मेटल्स की बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। इस चीज की, इस टॉपिक की, इस पॉइंट की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपका ध्यान एक और चीज के लिए आकर्षित करवा करके, आप अपने घरों में देखते हैं जो केबल वायर लाइन जिसके अंदर आपके घर में, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो रखा है, वो या तो किसकी होती है, कॉपर की होती है, या फिर आपका जो आप यूटिलाइज करते हैं जैसे कि आपका ब्रॉन्ज की, और इनकी बना करके जो लॉन्ग केबल लाइन होती हैं उनको बनाया जाता है इन मेटल के एलॉय से, जिसमें एक से ज्यादा मेटल होती हैं, उनको मिक्स करके उनको बनाया जाता है, स्ट्रेंथ दी जाती है। अब ये जो वायर लाइन होती हैं इनमें मेटल यूज किया जा रहा है फॉर द कंडक्शन पर्पज, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउसेज। उसकी वजह क्या है कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल करंट को फ्लो करने के लिए क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। रेजिस्टेंस यदि लो होता है तो कंडक्शन या कंडक्टिविटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लो रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इज हाई। तो मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसी वजह से मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बार फिर से समराइज करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दैट मीन्स इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। इसके कुछ रीजन क्या है, मेटल्स का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, लो होती है। लो रेजिस्टेंस होने का मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू हैव
free electrons is high. That's why जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी अदर प्रॉपर्टी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज इसमें आपको ध्यान देने की है कि ये खुद मेल्ट नहीं होते हैं लेकिन हीट के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं. दैट मीन्स ये हीट को ट्रांसफर कर देते हैं कंडक्शन के माध्यम से. कंडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, हीट ट्रांसफर. हमारे हीट भी एक टॉपिक आएगा आगे चल के, तो उसके अंदर जो है आपका हम पढ़ेंगे कि हीट जो होता है उसके बहुत सारे मेथड होते हैं. वन ऑफ द मेथड इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इन सारे मेथड से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है. अब कंडक्शन मेथड क्या होता है, आपने गैस चूल्हे पे कोई बर्तन रखा, वो बर्तन गर्म हो गया, आपने जैसे ही जाकर के उसको टच किया आपको गर्म फील होगा. फिर आपने क्या किया, किसी और चीज के सहारे, किसी कपड़े के माध्यम से आपने उस बर्तन को पकड़ा और रख दिया. अब आपने उस बर्तन के ऊपर कोई चम्मच लगा करके रखी कंटिन्यूसली. अब चम्मच भी क्या हो जाएगी, थोड़ी देर में आपको गर्म महसूस होगी. तो एक यूटेंसिल से दूसरा यूटेंसिल यानी कि आपका जो है पतीला है उससे चम्मच गर्म हो रही है. ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, ये पर्टिकुलर क्या कहलाता है, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहलाता है. और मेटल्स जो होती हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट का, यानी कि हीट को एक से दूसरी जगह अपने खुद के अंदर, आप यदि एक रोड है या चम्मच है, मान लीजिए इस चम्मच को आपने टच करवाया तो थोड़ी ही देर में ये वाला हिस्सा यदि यहाँ पे फ्लेम्स पे रखा हुआ है तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे हीट महसूस होगी. ये जो चीज है कि यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं लेकिन वापस हीट यहाँ तक पहुंच गई, यही क्या है, गुड कंडक्शन ऑफ हीट है. नेक्स्ट, हाई डेंसिटी. ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर यदि पार्टिकल्स आपस में पास नहीं होंगे तो क्या होगा, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है. लेकिन मेटल्स क्या होती हैं, आपकी स्ट्रांग होती हैं, ये हमें पता है. और उसके स्ट्रांग होने की वजह क्या होती है कि डेंसिटी हाई होती है. डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इसके इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से हाई डेंसिटी होती है. दिस इज अगेन दी फोर्थ नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. मेलिएबल होते हैं. अब मेलिएबल का मीनिंग समझते हैं हम. मेलिएबल क्या होता है, देखिए मेलिएबल का मतलब होता है, जिसको आसान भाषा में समझाऊं तो हम एक वायर में, एक तार में ढाल सकें. मेलिएबल यदि प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप सोने की चैन नहीं पहन पाते, आप कोई आभूषण नहीं बना पाते, आप वायर्स नहीं बना पाते. इसको हिंदी में कहते हैं तन्यता. यानी कि मेलिएबिलिटी जितनी ज्यादा होती है किसी भी मेटल के अंदर, उतना ही इजी होता है, उतना ही आसान होता है उस मेटल को डिफरेंट फॉर्म्स में लेकर के आना. और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये एक पॉइंट से स्ट्रेच करके इस मेटल को क्या बनाया जा सकता है, मेलिएबिलिटी के कारण इसको एक लॉन्ग वायर की फॉर्म में हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं. अब इसको मैं एक कंक्लूसिव फॉर्म में एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल आपका ये एक ब्लॉक है गोल्ड का, और इस ब्लॉक को, गोल्ड के इस ब्लॉक को आपने क्या किया, स्ट्रेच करना स्टार्ट किया. आप स्ट्रेच करते गए. अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से इसको हीट करके स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच कैसे करेंगे, कोई हाथ से खींच के नहीं करेंगे, इसको प्रेस किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है. तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, धीरे धीरे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इसको फिर से फर्दर क्या किया हमने, प्रेशराइज करके और स्ट्रेच किया, आगे बढ़ा दिया, तो ये इस तरीके का बन गया. अब और इसको अगर फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इस तरीके का थिक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
ये जो प्रॉपर्टी है इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने की विदाउट ब्रेकिंग, द की वर्ड इज विदाउट ब्रेकिंग। ये यहां से टूटा नहीं, यहां से भी नहीं टूटा, यहां से भी नहीं टूटा, विदाउट ब्रेकिंग ये इस तरीके से जो स्ट्रेच हो पा रहा है मेटल, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसकी मेलिएबल होने की प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेलिएबिलिटी, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को समझा। नेक्स्ट होते हैं डक्टाइल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल आर द टू कॉम्बिनेशन, जिसी की वजह से आपका क्या होता है, इनको वायर की फॉर्म के अंदर हम ले सकते हैं। एंड द थर्ड लास्ट वन इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि इनमें इनकी खुद की चमक होती है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, सोने की चमक है, चांदी की चमक है, चमक है, और स्टील की होती है, सिल्वर की होती है, तो सब की क्या होती है, आप देखते हैं चमक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल होते हैं वो सब्सटेंसेस अपने आप में क्या लगते हैं, एक चमक रखते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब ये चीजें जो है आपको नॉन मेटल्स में नहीं देखने को मिलेंगी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं साथ के साथ, ताकि हमें इनका क्या रहे, डिफरेंस दिमाग में रहे। नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब हिंदी में होता है भंगुर, और भंगुर या ब्रिटल का मतलब होता है जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि मेटल्स को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, इलोंगेटेड किया जा सकता है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनको क्या किया जाता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो है सोल्ट का एक वो उठाइए, आप उसको तोड़ सकते हैं। आप कोई भी नॉन मेटल सब्सटेंसेस ले लीजिए, एस्बेस्टोस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप उनको क्या कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। तो अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, अपोजिट टू दी मेटल। ये ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक एक्सेप्शन क्या है इसका, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है दोनों की, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। बट अदर देन दी ग्रेफाइट, जो जनरल प्रॉपर्टी होती है आपकी नॉन मेटल्स की, वो ये कहती है कि नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों के ही वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस हो वो इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर नहीं हो लेकिन हीट का कंडक्टर हो, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक होता है आपका, प्लास्टिक के अंदर क्या नहीं होती है, हीट की नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन के लिए जो घर के अंदर वायरिंग होती है, किसी भी व्यक्ति को करंट नहीं लगे, उसका इंसुलेशन, नॉट ओनली इन दी हाउस, कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेशन करना होता है तो हम प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं। और ये इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो नॉन मेटल है प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रवाहित नहीं होती। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, हीट कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि आप प्लास्टिक की किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी पिघलने भी लग जाएगी और साथ में हमें गर्माहट भी महसूस होगी दूसरे हैंड पे जिसपे पकड़ रखा हो। लेकिन इन कंपेरिजन टू द मेटल इनके अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है। एक दो ही एक्सेप्शन होते हैं, अदरवाइज 99% जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, जस्ट अगेंस्ट द मेटल। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, डल होते हैं, इनमें खुद की चमक नहीं होती है। किसी भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को, चाहे वो आपका आप कोई भी देख लीजिए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनकी खुद की चमक नहीं होती है और कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। इसके अलावा बाकी को किसी को पॉलिश भी नहीं किया जा सकता, यानी कि फाइन अप नहीं किया जा सकता है उनको लस्ट्रस बनाने के लिए। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी नॉन मेटल की। नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर।
For example, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, all these are from the group 13 to 18. ये आपके सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे इजी एग्जांपल हर डे टू डे लाइफ के अंदर आता है कार्बन। कार्बन के जो सब्सटेंसेज हैं, दे आर द मोस्ट यूज्ड नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज, जो हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो कार्बन एक नॉन मेटल है और वो सारी इन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन से बना हुआ हम जो है कोल यानी कि कोयले का एग्जाम्पल लेते हैं। इन सभी के अंदर वो कैसे कैसे फिट बैठ रहा है उसको एक बार हम समझेंगे। कार्बन है नॉन मेटल और नॉन मेटल कार्बन का बना हुआ होता है कोल। तो देखिए, नॉन मेटल आर ब्रिटल, कोयला होता है। वैसे तो वो हमें दिखता क्या है, एक ब्लॉक की फॉर्म में दिखता है। कोयला जो है जमा होता है ब्लॉक की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हम उसको लेते हैं हाथ में, अगर हम थोड़ा स्ट्रेंथ लगाएं तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी हो गई। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है कोयले में। हीट जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ में होती है। तो कोयले में अगर हम देखें तो इसको जलाया जाता है तब, अदरवाइज अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर इस टाइप से मान लीजिए कि इस साइड में अगर गर्माहट है, जल रही है, बीच में कोई आपके ऑब्स्टेकल है, दीवार है, कुछ ऐसे लगा रखा और इसको हम कंडक्शन के माध्यम से गर्म करना चाहें तो ये बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही स्लोली होता है इन कंपेरिजन टू दी मेटल। जैसे मैंने चम्मच को आपके पतीले से टच करवा के कंप्लीटली जल्दी से गर्म कर लिया था, उसी टाइप से यदि पतीले से कोयले को अगर हम टच करके रखेंगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा ये। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नॉन लस्ट्रस होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोयला दिखने में काफी डल होता है, इसमें खुद की ऐसी कोई चमक नहीं होती है और ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। और गैसियस कार्बन जो है, कार्बन का सॉलिड फॉर्म क्या हो गया, कोयला हो गया। कार्बन इज ए नॉन मेटल, इसका गैसियस फॉर्म क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशराइज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉरी, इसको लिक्विड, अकेले लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की ही क्यों बात करें हम, हमारी जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, उसके अंदर होता है आपका मीथेन, और मीथेन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्बन, और ये क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको लिक्विड किया हमने प्रेशर से। तो नॉन मेटल साइमल्टेनियसली आपका कार्बन जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कोल की फॉर्म में, और आपका जो है मेटल की फॉर्म में क्या है, आपका यूज में आ रहा है मीथेन, जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज आ रहा है। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस सी बात है, ये हमने इन सारे एग्जांपल से देख लिया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लें, उसको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इन सभी नोट्स का क्या होगा, आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइडेड होगा। सो आप अपना जो है पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे समझने पे लगाइए, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। सो नाउ आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एलॉय बनाते हैं। एलॉय कब बनता है, एलॉय बनता है मेटल 1 प्लस मेटल 2 को मिला करके एक न्यू मेटल बना दी जाए 3। तो ये एक कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 और मोर, इसके अंदर एक के अंदर एक और मिला दी जाए, एक के अंदर 2 मिला दी जाए, या एक के अंदर एक से ज्यादा मिला दी जाए, तो वो आपका क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलॉयज बनाए गए हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज जो है वो आपका क्या है, एक एलॉय है। इसी प्रकार से ब्रास जो है आपका, जो कि कॉपर और जिंक,
कॉपर और जिंक बोथ आर मेटल, इन दोनों को मिला करके ब्रास बना दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि एक से दूसरे में मिक्स होकर के तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी वाली एक मेटल को क्रिएट करना, ये एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल्स की। मेटल्स कोरोड होते हैं। अब यानी कि इनका होता है कोरिजन। कोरिजन आम भाषा में आप और हम जो समझते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जंग लगना, ये होता है कोरोजन। कोरोड होते हैं। अब कोरोड होने के लिए केमिकली रिएक्ट होना जरूरी होता है किसी भी मेटल को। आयरन जो है आपका एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर से, यानी कि मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट अलोंग विद सर्टेन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि ऑक्सीजन प्लस वाटर को हम क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर कहते हैं। ये जो मॉइस्ट एयर जब आयरन के साथ में रिएक्ट करती है तो Fe2O3 बनता है और ये आपका क्या होता है? यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड अपने आप में एक नया सब्सटेंस हो जाता है। इट इज ऑफ रेडिश ब्लैक कलर, जो कि आपका किस पे होता है? एक आयरन मेटल की कोई भी सीट होती है उसकी सरफेस पे जमा हो जाता है। क्यों? आयरन मेटल की सीट को हमने यदि खुले में रख रखा था तो इस पे एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर के साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट है, वहां पे एयर भी प्रेजेंट है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई और इससे इस पे क्या लग गया? ये जंग लग गया, कोरोड हो गया, ये इस तरीके की केमिकल रिएक्शन से। अब आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आया होगा कि कोरोजन होना या कोरोड होना जो है एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शन किस चीज की? आपकी केमिकल रिएक्शन ये वाली आयरन की, यानी कि लोहे की मॉइस्ट एयर के साथ में जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसी की वजह से क्या होता है? कोरोजन होता है। नेक्स्ट जो आपका है मेटल ऑक्साइड। ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा डू नॉट टार्निश इजीली, यानी कि इनके ऊपर क्या होता है? आसानी से इनकी जो चमक होती है, जो लस्ट्रस नेचर होती है, वो जाती नहीं है। यही वजह है कि लोग गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, प्लेटिनम पहनते हैं, क्योंकि ये जल्दी से टार्निश नहीं होते हैं, स्पार्कलिंग रहते हैं, लस्ट्रस रहते हैं, इनमें चमक बनी रहती है और ये इजीली कोरोड नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इसके अंदर वर्ड छुपा हुआ है, लेस रिएक्टिव। जो आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीनों क्या हैं? एग्जाम्पल और भी हैं बाकी, ये तीनों क्या हैं? बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्शन नहीं करते किसी और के साथ में। सो इफ आई एम वियरिंग दिस गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करेगा, आसपास मेरा जो जैसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें बना रहेगा और इसकी ओरिजिनल नेचर है लस्ट्रस रहने की, चमकीले बने रहने की। यही वजह होती है कि इन मेटल्स को जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज में लिया जाता है। अब सर्टेन केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले आती है आपकी मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर बोल रही हूं मेटल, तो इट इज ए जर्नलाइज्ड रिएक्शन। इसमें सारी मेटल आ रही है आपकी, जो भी जर्नल फॉर्म के अंदर हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यदि कोई मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो उस केस के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो केमिकल रिएक्शन है, यदि किसी भी मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन। एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं इसका।
फॉर एग्जाम्पल यदि हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया H2O के साथ में, तो क्या बनना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम, तो इसको 2H2O कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए तो 2 हो जाएगा, और ये है आपका Na2। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑब्वियसली दिस इज हाइड्रोजन गैस। सो यही मैंने बताया था, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम को यदि मैंने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ में, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसमें से निकलेगी। यही इसकी क्या होती है, हमारी मेटल्स की जो प्रथम या फर्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी हमने बात की। तो इसमें ये हो जाएगा। सेकंड वन, यदि हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ में, तो सोल्ट ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोजन बनता है। मेटल को यदि हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इससे आपका, इससे बनता है आपका मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही हमने यहाँ पे देखा कि आपकी एसिड के साथ रिएक्शन पे सोल्ट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेकंड काइंड ऑफ रिएक्शन है, हम मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में हमने एक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl होता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो कि आपके पाए जाते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई, तो हमें मेटल का सोल्ट हमारी मेटल क्या है Mg, और इसका सोल्ट MgCl हो जाएगा, और साथ में हमें मिलनी चाहिए हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इस टाइप से मेटल का सोल्ट अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा व्हेन एवर यू रिएक्ट एनी ऑफ द मेटल विद एसिड। आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस का मैं लैंग्वेज बताती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्री की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, व्हेन metal is reacted with if we take HNO3, उन्होंने आपको घुमाने के लिए ये वर्ड नहीं लिखा कि एसिड के साथ में। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि HCl, HNO3, H2SO, H2SO4 all these are acids। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे कि कार्बोज जो है CH3COOH होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सभी जिसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, ये एसिड हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी मेटल को जब रिएक्ट करवाया जाता है HNO3 के साथ में, here HNO3 is replacing the word acid, घुमाने के लिए कह दिया। अब आपका दिमाग क्या होगा, जिन्होंने ढंग से इस चीज को क्लियर नहीं किया है अपना कॉन्सेप्ट, वो सोचेंगे कि HNO3 से पर्टिकुलरली यदि रिएक्शन करता है तो नहीं। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल क्या बनता है। When the metal is reacted with HNO3, what will be output products? अब देखिए यहां पे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सोल्ट की फॉर्म में यहाँ पे कौन सा सोल्ट बन करके आएगा, नाइट्रेट है, ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड का सोल्ट क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। तो मेटल का नाइट्रेट एज ए सोल्ट बन करके आएगा, और साथ में हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा। ये घुमा करके कुछ पूछा गया क्वेश्चन है,
और यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो सीधे सीधे पूछ लेंगे, वेन एवर ए मेटल इज रिएक्टेड विद एनी ऑफ द एसिड देन द आउटपुट प्रोडक्ट्स विल बी द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल सोल्ट एंड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। इसी टाइप से मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि आरपीएससी ने अब अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। साइंस के अंदर जो मेंस का पोर्शन आता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, 10 मार्क्स के अंदर भी आपके 2-2 मार्क्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 मार्क्स में से आपको एक ये रिएक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। रिएक्शन की फॉर्म में आपको किस टाइप से लिखा हुआ होगा, डायरेक्टली लिखा होगा मेटल प्लस एसिड। अब आपको क्या करना है, मेंस का क्वेश्चन है तो आपको अटेम्प्ट इसको इस टाइप से करना है। आप पहले तो लिखेंगे मेटल प्लस ऑक्साइड का मेटल सोल्ट और प्लस आप हाइड्रोजन, और फिर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने लिखा इसी टाइप से आपके दिमाग में उस टाइम पे दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है तो आप लिख दीजिए। यहां पे आपका एक पूरा नंबर सिक्योर हो जाता है। मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर प्रॉपर्टी। Generally, a metal displaces a less reactive metal in a metal salt solution. Yes, it is obvious. जब भी हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड करते जाएंगे, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ मीडियम लेवल की रिएक्टिव होती हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं। लेस रिएक्टिव के अभी अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी देखा था कि जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जो कि रिएक्ट नहीं करते, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आते हैं। तो जब भी कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, इसमें 3 टाइप की मेटल है, मेटल 1, मेटल 2 और मेटल 3। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मेटल 3 है, मेटल 2 मीडियम पे और मेटल 1 जो है लिस्ट है। सबसे पहले मैंने इस बीकर के सॉल्यूशन में मेटल 1 का सोल्ट डाला, मेटल 1 का सोल्ट डाला। अब मैंने उसके अंदर जैसे ही मेटल 2 को डाला इस बीकर में, तो मेटल 2 क्या करेगी, मेटल 1 को डिस्प्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी और सोल्ट बन जाएगा, मेटल 2 का सोल्ट बन जाएगा। अगेन इसी के अंदर मैंने जहां पे मेटल 1 और मेटल 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यदि मैंने ऐड कर दी मेटल नंबर 3 विच इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 2, तो अब क्या करेगी वो, इसको भी रिप्लेस करके फाइनली हमें मेटल 3 का सोल्ट मिलेगा। ये इसके अंदर पॉइंट समझाया जा रहा है। इस टाइप से इसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, इस टाइप से आगे इसके अंदर सॉल्यूशन जो है हमारा प्रोसीड करता है। ओके, सो all these were the properties of metal and non-metal and chemical properties of metal. अब हमारा जो चैप्टर है वो आगे प्रोसीड होते हुए मोर कंसंट्रेट कर रहा है अपने आप को किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर। और एक और थर्ड कैटेगरी आती है, पहले उसको समझना जरूरी है। दैट कैटेगरी इज मेटल और नॉन मेटल के बीच की कैटेगरी होती है मेटेलॉइड्स। इधर हम मान सकते हैं मेटल, दूसरी तरफ आपके होते हैं नॉन मेटल, एंड बीच में एग्जिस्ट करते हैं आपके मेटेलॉइड्स। तो यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस नेचर में भी पाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपके नॉन मेटल की होती हैं। सो in between these metal and non-metal there are the certain substances which have the combination of properties of both these and they are known as metalloids. सो उनके बारे में हम उनकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए। मेटलॉइड्स जो है इंपॉर्टेंट, बोरॉन 5th जो है नंबर पे आता है, तो बोरॉन हो गया आपका। सिलिकन, सिलिकन जो होता है इट इज ऑल्सो अगेन ए मेटलॉइड। एंड जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड स्ट्रोम्बियम भी बोलते हैं, और इसका जो नॉर्मल लैंग्वेज में नेम है वो है एंटीमनी। एंड इसका जो IUAC जो आपका निर्धारण किया जाता है सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर नेम और सिंबल का, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको स्ट्रोम्बियम बोलते हैं। टेलुरियम जो है ये, और लास्ट में है एस्टेस्टाइन यानी कि आपका 80
ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑलमोस्ट जो है आपके थर्ड ए वाले सब्सटेंसेस से मिला करके ये किसके अंदर आते हैं, आपके मेटेलॉइड्स में आते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहला काम तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही करना है, वी हैव टू लर्न द नेम ऑफ द मेटेलॉइड्स। जो आपके इंपॉर्टेंट मेटेलॉइड्स हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एन एलिमेंट इंटरमीडिएट, जो प्रॉपर्टी हमें पता है, एग्जाम्पल्स हमें पता है, तो इसके अंदर क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकन, जो कि सबसे ज्यादा आपका यूज लिया जाता है। सिलिकन पे हम कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सिलिकन होता है वो आपका नॉन कंडक्टिंग होता है। रूम टेम्परेचर पे ये नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की होती है। नॉन मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आपके नॉन कंडक्टिंग होते हैं। तो सिलिकॉन भी आपका रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, इसकी नॉन मेटल से मैच कर रही है। लेकिन जब इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स करके पी टाइप की और एन टाइप की, दैट इज ए डिफरेंट चैप्टर, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, उसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं और साथ में ही इसको जब टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं विद इंप्योरिटीज, तो अब ये क्या करने लग जाता है, कंडक्शन करने लग जाता है। यानी कि यही सिलिकॉन जो कि नॉर्मली क्या बना हुआ था, नॉन कंडक्टर बना हुआ था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी वजह से ये क्या होता है, आपका दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी को किन कंडीशंस के अंदर शो कर रहा है। इस वजह से ये किस में आता है, आपका मेटेलॉइड में आता है। सिमिलर थिंग इज विद ऑल दीज। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन याद रखने हैं दिमाग में, एक तो नेम्स ऑफ द मेटेलॉइड्स एंड व्हाट इज द रीजन दे आर नोन एज मेटेलॉइड। इनका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि दे आर इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच की ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। यहां से मुझे लगता है 2 नंबर के अंदर आपका साइंस की मेंस के अंदर डेफिनेशन पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल्स। वहां पे हमें एग्जाम्पल्स के नाम, तो एग्जाम्पल्स के लिए हमें प्रीलिम्स में भी याद रखना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलॉइड। वेरी सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन। अगर हमें याद नहीं है तो भी इतना सिंपल जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं ये हमें टफ लग सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलॉइड, या फिर मैच द फॉलोइंग मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। इस टाइप से आपसे क्या हो सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग अहेड, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं। आपके आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। उनकी अपनी क्या होती है, खुद की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं आपकी इन सब से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज के अगर फिजिकल नेचर की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका NaCl यानी कि जो नमक होता है, इसके अंदर देखिए आपके Na जो होता है आयनिक कंपाउंड के आधार पर यदि हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नमक का जो बड़ा पीस लिया जाता है, जैसे रॉ फॉर्म होती है नमक की, आई एम नॉट जो आपका मैकेनाइज्ड मशीन से तैयार होकर कंप्लीट थैली में बंद होकर के आता है उस नमक की बात नहीं कर रहे हैं। जो रॉ फॉर्म के अंदर समुद्र के किनारे तैयार हो रहा होता है वो क्या होता है, ऐसे जो है उसके कुछ बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, उनको यदि हम, वो सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल है, ऑब्वियस सी बात है वो सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से उस क्रिस्टल को अगर करेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-3 अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, दैट मीन्स दे आर ब्रिटल। तो
आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जनरली क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी प्रकृति के अंदर एक बहुत ही अच्छी खासियत वाली चीज ये है कि हम इन चीजों को भी हमारी बाकी की जो चीजों से रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी दो लोग हैं, उन दो लोगों के बीच में जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। ये ट्रू है कि नहीं है? यही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। ये भी नेचर में एग्जिस्ट करने वाले सब्सटेंसेज हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भले ही पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इनका जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव से बना होता है, विच आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग इन नेचर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस इन। इसको हीट करके तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इन आयनिक बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ऊपर तक लेकर के जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड के साथ में जो है MgCl2, MgCl2 जो है बनता है, तो आपका क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी, यानी कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कहाँ पे सोल्यूबल होते हैं, कहाँ पे सोल्यूबल नहीं होते हैं। सोल्यूबिलिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको सोल्यूबल बताया है वाटर के अंदर। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है यही वाला, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक आपका नेगेटिवली चार्ज। दीज आर कंपाउंड्स विच हैव टू वैलेंसीज, जिसके अंदर आपकी एक की +1 है, एक -1 है। तो ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये तो हमें भी पता है। नमक होता है, ये आयनिक कंपाउंड के बारे में बार बार मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वो नमक कितनी आसानी से पानी में घुल जाता है, घुलता है कि नहीं घुलता? नमक पानी में घुल जाता है। इसी टाइप से मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है। लेकिन ये इन सब्सटेंसेस के अंदर जो है, जैसे कि केरोसिन, नॉन जो आपके इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्या है, नहीं घुलता है, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं किन के अंदर, आयनिक कंपाउंड में। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को नॉन कंडक्ट होते हैं, और मोल्टन स्टेट के अंदर ये आपके कंडक्ट करते हैं। इसमें यहां से नॉन हटाएंगे और यहां पे लगा देंगे हम। सॉलिड स्टेट में कंडक्टन नहीं होता है, नॉन कंडक्शन होता है। क्यों? देखिए, इस चीज को ऐसे समझते हैं, ये है सॉलिड स्टेट के अंदर। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिया Na+ एंड Cl-, ये आपका बना हुआ है एक सिंगल जो है हम एटम लेकर के चल रहे हैं, किसका, नमक का एक एटम है। इसी टाइप से बहुत सारे प्रेजेंट हैं जिनके अंदर क्या है, अब ये भी फर्दर क्या होते हैं, आपस में इस टाइप से बंधे हुए होते हैं। अब सॉलिड स्टेट का मतलब हो गया जब इनको पिघलाया नहीं गया है। तो सॉलिड स्टेट में ये एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड के साथ स्ट्रांगली बंधे रहते हैं, और इस वजह से इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और यदि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी नहीं होती है। क्योंकि कंडक्टिविटी होने के लिए, आपकी कंडक्टिविटी होने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं।
यदि मेरा ये सब्सटेंस है, इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस टाइप से मूव करेगा। यही जो पाथ होता है, इस तरीके से फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए इतना समझ लीजिए कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं आयनिक बॉन्ड से, और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कंडक्टिविटी को नहीं दर्शाते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जबकि आपका मोल्टन स्टेट के अंदर जब नमक को पानी में घोल दिया जाता है, नमक को हमने पानी के अंदर घोल दिया, तब क्या होगा, यही जो सब्सटेंसेस है इसमें पानी में ऐड हो गए, तो आपका यानी कि Na+Cl- ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे इसने जो प्लस ने जो एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, वो इलेक्ट्रॉन इनमें क्या मिल सकता, फ्री स्टेट में मिल जाएगा, कहाँ पे, क्लोरीन के अंदर। दैट्स वाई मोल्टन स्टेट के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं, मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होता है, आपका मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, कौन से, आयनिक कंपाउंड। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नाउ हम इसको, इस क्लास को, इस वाले सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि हम अर्थ से मेटल्स को किस टाइप से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको रिफाइन कैसे करते हैं, और उन रिफाइंड मेटल को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पूरे को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।